Hello everyone, I Prabhu would like to welcome you to my YouTube channel Let's English। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट के 2 सेशन से हम लोग प्रोनाउन चैप्टर को कैरी कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने टाइप्स और उनके किस तरह से यूज़ होते हैं ये सीखने की कोशिश की थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2, 3, 1 और कुछ 1 का यूज़ किस तरह से करना है, कैसे प्रोनाउन यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग ये समझाने की कोशिश की थी, राइट। तो जो लोग आज पहली बार हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले वाले सेशंस को देख लीजिए, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको भी समझाने वाला हूँ, फिर उससे हम आगे की चीज़ें कैरी करेंगे, राइट। तो बोर्ड पर अगर आप देखें, यू विल फाइंड अ वर्ड रिटन यूज ऑफ इट। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इट सिंगुलर है और इसका यूज जनरली थिंग्स को, यानी थिंग जो सिंगुलर है, एनिमल है, चाइल्ड है या कोई भी नॉन लिविंग थिंग को रिप्लेस करने के लिए जनरली हम करते हैं, राइट। तो वही फर्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ मेंशन किया है, इट इज़ यूज टू रिप्लेस सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर नाउन। थिंग हो सकती है, एनिमल हो सकता है, चाइल्ड, बेबी, है ना। ये न्यूट्रल जेंडर में आपको बता चुका हूँ जो हम लोग नाउन में जस्टिफाई किए थे। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, आई बॉट अ पेन। आई बॉट अ पेन, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो ये इट किसके लिए आ रहा है? पेन के लिए। तो आई होप यू पीपल हैव गॉट दैट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, टू इंडिकेट टाइम और सीजन। जनरली लोग हमसे पूछते हैं या कोई भी हमसे पूछा व्हाट्स द टाइम नाउ, तो हम क्या कह देते हैं? इट्स 10 o'clock। अब हम डायरेक्टली 10 o'clock बोल सकते हैं, लेकिन उसे एक सेंटेंस का रूप देने के लिए, एक टेम्पररी सब्जेक्ट का रूप देने के लिए, या मैं ये कहूँ टाइम और सीजन को इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इट का, राइट। अगला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, कुछ लोग आप में से, इट्स कहाँ बोलना है, कहाँ इट्स बोलना है, राइट। तो पहली बात, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। इट इज का केवल नहीं, ये इट इज के साथ साथ इट वॉज भी हो सकता है और इट हैज भी। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी इट अपोस्ट्रोफी एस का मतलब इट इज, इट वॉज, इट हैज, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट। वहीं ये इट्स हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, पॉजेसिव फॉर्म होता है, यानी जो किसके लिए काम करेगा? अधिकार बताने के लिए, राइट। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के एक पॉइंट को जिसका हम चर्चा करेंगे और आगे के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं इरेज कर देता हूँ वीडियो पॉज करके, जो लोग नोट करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन है आप सबसे, जनरली हम इट का यूज थिंग्स, एनिमल्स वगैरह के लिए करते हैं, क्या ह्यूमन बीइंग के लिए कर सकते हैं? एनीवन, क्या इट का यूज ह्यूमन बीइंग के लिए हो सकता है? तो ज़रा सोचते हैं और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने बोला, अक्सर क्या होता है, हम गली मोहल्लों में रहते हैं, तो कोई एक ऐसा अनवांटेड एलिमेंट होता है जो हमेशा झगड़ा शुरू करता है, राइट। तो मैंने बोला राजीव ने झगड़ा शुरू किया है, राइट। तो राजीव हैज स्टार्टेड दिस क्वारल, राइट। राजीव ने झगड़ा शुरू किया। अब हुआ क्या, राजीव के घर बात पहुंची और उसके पेरेंट्स को जाकर कहा गया ये राजीव ही है जो हमेशा झगड़ा शुरू करता है। अभी भी झगड़ा कौन शुरू करता है? राजीव ही, लेकिन हमने उस राजीव को एम्फसाइज किया, एम्फसाइज, प्रेशराइज करके कहा, राइट। अब प्रेशराइज करके कहा तो बस जब हम किसी ह्यूमन बीइंग को प्रेशराइज करके बोलना चाहें, एम्फसाइज करके बोलना चाहें सब्जेक्टिव फॉर्म को, तो हम वहाँ किसका यूज़ करेंगे? इट का। तो मैंने लिखा इट इज़ राजीव हु starts the quarrel, यानी ये राजीव ही है जो झगड़ा शुरू करता है। अब जरा देखिए यहाँ इट क्या काम कर रहा है? केवल और केवल एम्फसाइज करने का, हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछूं काम क्या होता है यहाँ? झगड़ा शुरू करता है। तो शुरू करना काम है, तो वर्ब हुआ। कौन शुरू करता है? राजीव। तो राजीव इस वर्ब का क्या हुआ? सब्जेक्ट।
राजीव क्या हुआ, सब्जेक्ट, और रिलेट करने के लिए यहाँ एक शब्द आया, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। अभी हम इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे। हम ये बात जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है, किसको रिलेट करता है, नाउन या प्रोनाउन को, कौन से, जो उससे पहले आए, राइट। तो सीधा सा लॉजिकल पॉइंट है कि रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ किसको रिलेट कर रहा है, राजीव को, राइट। और राजीव के अकॉर्डिंग हमने यहाँ क्या लिख दिया, स्टार्स, राइट। आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को विस्तार में समझते हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, राइट। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या मैंने लिखा, इट इज ही अब्लिक हिम हु इज प्लेइंग दीज ट्रिक्स। ये वही है जो ये सारी चालाकी प्ले कर रहा है। अब जरा बताओ यहाँ ही होगा या हिम, फटाफट से जल्दी जो भी आपका जवाब हो। तो मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, तो प्लेइंग वर्ब हुआ, कौन प्ले कर रहा है, तो जो काम करेगा वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्टिव फॉर्म तो क्या हुआ, ही, और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ हिम नहीं, क्या चुना जाएगा, ही, क्योंकि आगे ये बात क्लियर हो रही है कि काम करने वाला सब्जेक्ट कौन है, ही। आई होप आपको ये बात समझ, रटना नहीं है ना, समझने की कोशिश करो। और ये इट केवल क्या काम कर रहा है, एम्फसाइज करने का, राइट। अब मैं यहाँ पर एक और सेंटेंस लिख देता हूँ जो शायद आपको और अच्छे से समझ में आने की कोशिश हो। मैंने लिखा है, इट इज आई अब्लिक मी हु इज teaching you English। मैंने कहा मैं ही हूं जो आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का मैं ही कर रहा हूं। अब मैंने खुद को एम्फसाइज कर दिया, तो हमने किसकी हेल्प ली यहां पर, इट की। अब इट जिसको एम्फसाइज कर रहा है वही क्या काम कर रहा है, पढ़ाने का। तो पढ़ाना यहाँ वर्ब हुआ, और पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्टिव फॉर्म आई। तो हम यहाँ क्या प्रेफर नहीं करेंगे, बी। अगर सेंटेंस केवल इतना हो तो आप यहाँ मी लिख सकते हो, बोलचाल की भाषा में इट्स मी सुना होगा। लेकिन आगे ये बात क्लियर हो रही है कि काम करने वाला करता है, इसीलिए हमने यहाँ क्या चुना, आई, राइट। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, फटाफट से देखिए, इट इज आई हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन हु किसको रिलेट कर रहा है, आई को। और जब ये आई को रिलेट कर रहा है और आगे काम आई कर रहा है, तो वर्ब किसके अनुसार ही आएगी, आई के अनुसार, हाँ या ना। इसीलिए यहाँ इज की जगह आप क्या लिखेंगे, एम। दिस इज द पॉइंट। क्योंकि ये बात हम लोग जान चुके हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है वो उससे पहले आता है एंटीसीडेंट शब्द। मैंने आपको बताया था वो नाउन या प्रोनाउन वहाँ क्या बन जाते हैं, उसके एंटीसीडेंट, हाँ या ना। तो सीधी सी लॉजिकल बात, तो जब एंटीसीडेंट को रिलेट कर रहा है तो वर्ब भी किसके अनुसार होगी, एंटीसीडेंट। इसीलिए आप यहाँ इज की जगह क्या लिख देंगे, एम। तो एक छोटा सा बट लॉजिकल कॉन्सेप्ट कि इट यहाँ टेम्पररी सब्जेक्ट का काम करता है। अब चाहे इज आए इसके साथ, वॉज आए, या कोई भी बी का फॉर्म आए, जब ये एम्फसाइज करने का काम करेगा, और ये बात आगे पता चल रही है कि जिसको एम्फसाइज कर रहा है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हम जनरली इनके बाद कौन सा फॉर्म ही लिखते हैं, प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म ही लिखा जाता है, सब्जेक्टिव। बात समझ में आ रही है। यानी इट इज हो, इट वॉज हो, या इट विल बी, इसके बाद जनरली प्रोनाउन किस फॉर्म में आएगी या नाउन किस फॉर्म में आएगी, सब्जेक्टिव फॉर्म में। आई होप आपको ये बात समझ आई हो, राइट। मैं इरेज करता हूँ और आगे हम चीज़ों को और समझते हैं, राइट। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबसे, जब बात चली रही है तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। ज़रा फटाफट से आंसर देने की कोशिश करना और मुझे ये बात बताना कि सेंटेंस जो अफर्मेटिव साधारण वाक्य होते हैं उनकी शुरुआत यानी स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या होता है, जनरली पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आ जाता है, जनरली ऑब्जेक्ट, हाँ या ना, राइट। मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया, आई टीच यू, छोटा सा एग्जाम्पल, राइट। अब यहाँ क्या हुआ, मैंने अगला सेंटेंस लिखा, आई टॉक टू मीरा, राइट। मैंने आपसे पूछा आई क्या है, सब्जेक्ट, टॉक क्या है, वर्ब, टू क्या हो गया आपका, प्रेपोजिशन, हम डिस्कस कर चुके हैं, और मीरा क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। कोई समस्या नहीं भैया। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बहुत छोटी सी बात है लेकिन समझने लायक, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि वर्ब से जनरली पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद जनरली क्या आता है, ऑब्जेक्ट, हाँ या ना। वैसे ही अगर मैं कहूँ तो प्रेपोजिशन से पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट,
और प्रेपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, हाँ या ना। तो सीधी सी लॉजिकल बात, किसी वर्ब के बाद में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव, हाँ या ना। किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव, राइट। अब देखिए यहीं से मैं आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझाता हूँ। एक वर्ड सुना होगा लेट, हाँ या ना। लेट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। लेट माने, तो मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं मान लेना, यानी अज्यूम करना, और अज्यूम करना कोई काम है तो क्या हुआ, वर्ब, हाँ या ना। मैंने बोला मुझे जाने दो, तो यहाँ लेट का मतलब क्या हो गया, परमिशन मांग रहे हैं, तो परमिशन मांगना भी काम हो गया, तो ये भी क्या हो गया, वर्ब। मैंने बोला आओ खेलते हैं, तो यहाँ लेट का यूज़ क्या हो रहा है, आइडिया देना, और आइडिया देना भी काम है, तो ये भी क्या हो गया, वर्ब, हाँ या ना। अब जरा ध्यान दीजिए, लेट तीनों ही रूप में वर्ब का काम कर रहा है, राइट। और वर्ब के बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा तो किस फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं लेट आई गो या लेट मी गो, तो बिल्कुल सही जवाब दिया, लेट मी गो कॉन्सेप्चुअली सही है, क्योंकि लेट वहाँ क्या काम करता है, वर्ब का, और वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा किस फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव। तो सेंटेंस क्या बना, लेट अस गो एंड visit the Taj. I hope you people are getting it. देखिए अस क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि लेट क्या हो गई, वर्ब। मैंने बोला बिटवीन यू एंड आई या यू एंड मी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन, तो क्या होगा, बिटवीन यू एंड मी। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट। सीधी सीधी बात है कि वर्ब हो या प्रेपोजिशन हो, उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है वो सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार क्या बताता है, ऑब्जेक्ट होता है। दिस इज व्हाट, राइट। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। मैं रेस करता हूँ और आगे बढ़ते हैं, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन उठता है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्या लेट के बाद वी आ सकता है या वर्ब के बाद वी आ सकता है? सोचिए, जनरली लेट के बाद वी लिख सकते हैं क्या? मैं अगर आपसे पूछूं लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीपल। स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, या विद्यार्थियों को क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स, हाँ या ना। मैंने बोला अच्छे लोग को क्या बोलेंगे, गुड पीपल। तो पीपल यहाँ क्या हुआ, नाउन, इसमें ऐड क्या हुआ, गुड, क्या बन गया, एडजेक्टिव, हाँ या ना। मैंने बोला इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, राइट। तो मैंने फिर से आपसे पूछा इंटेलिजेंट, यहाँ क्या हो गया, नाउन, ऐड क्या हुआ, इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। यानी स्टूडेंट्स क्या हुआ, नाउन, इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव, राइट। अब मैंने बोला जैसे प्रियम्बल है ना, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो मैंने बोला हम लोग, मैंने क्या बोला, हम लोग। इसकी इंग्लिश क्या होगी, जल्दी बताइए। तो लोग के लिए क्या आ गया, पीपल। और ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, वी यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, हम के लिए। हम हमारे लोग नहीं कह रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग। तो वी पीपल। अब अगर मैं आपसे पूछूं पीपल यहाँ क्या है, नाउन, और वी यहाँ क्या बन गया, जल्दी से जवाब आना चाहिए, एडजेक्टिव। बिल्कुल सही, राइट। अब अगर मैं बोलता हूं हम स्टूडेंट्स को पार्टी में जाने दीजिए, क्या होगा, लेट अस या वी स्टूडेंट्स गो टू द पार्टी। जल्दी से जवाब दीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन, और नाउन है तो हमें एडजेक्टिव फॉर्म अस। गलत। अगर ये प्रोनाउन होता है, यानी स्टूडेंट अगर हम हटा दें तो अस होगा, लेकिन यहाँ इस स्टूडेंट ने इस वी को क्या बना दिया, एडजेक्टिव। तो दिस इज व्हाट, जब हम इसको सीखते हैं तब ये चीज़ें समझ में आती हैं। अब अगर आप रट लेते हैं कि एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, क्वालिटी होता है या ये होता है, तो रटने का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं इरेज करता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चीज़ें आसान हैं, समझ में अगर आए, हमें सिर्फ समझना है, राइट। ध्यान देंगे एक बेसिक से कॉन्सेप्ट पर। हम लोगों ने ये वर्ड सुने होंगे, एक एज होता है और एक सो एज, सुना है। ज़्यादा विस्तार में अभी मैं आपको इसको नहीं समझा रहा, इसको हम एडजेक्टिव में जब डिग्री पढ़ेंगे और समझ लेंगे। अभी के लिए एज समानता यानी सिमिलैरिटी बताता है, सामान्यता दो चीज़ों में, और सो एज क्या बताता है, डिसिमिलैरिटी, राइट।
अब इससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वो समझना है क्योंकि वो प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो मैं लिखता हूँ जरा एक एग्जाम्पल, मैंने लिखा व्हेन इट कम्स टू टीचिंग, राइट, मिस्टर वर्मा इज एज गुड एज मिस्टर खान, राइट। फटाफट से जरा इसे देखिए और ये बताइए कि यहां पर काम क्या हो रहा है। सेंटेंस का मतलब जब पढ़ाने की बात आती है तो बात किसकी कर रहे हैं, पढ़ाने की, राइट। कौन पढ़ाता है, मिस्टर वर्मा, पढ़ाने का काम किया तो क्या हो गए, सब्जेक्ट। उतना ही अच्छा पढ़ाते हैं जितना कि मिस्टर खान, तो पढ़ाने का काम केवल मिस्टर वर्मा कर रहे हैं या मिस्टर खान भी हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ मिस्टर खान भी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। यानी यहाँ हम जो सिमिलैरिटी बता रहे हैं दो सब्जेक्ट के बीच में, हाँ या ना, बात समझ आ रही होगी। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को नाउन हटाकर प्रोनाउन के फॉर्म में लिखूं तो जरा देखिएगा फटाफट से, व्हेन इट कम्स टू टीचिंग मिस्टर वर्मा इज एज गुड एज, जल्दी बताइए, शी या हर। जवाब सबका एक जैसा सही होना चाहिए, तो बिल्कुल हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म। तो सब्जेक्टिव फॉर्म है तो मिस्टर वर्मा है यहाँ सब्जेक्ट, तो आगे भी सिमिलैरिटी सब्जेक्ट यानी हर, गलत। यानी जब सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना हो रही है तो सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से तुलना होगी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म। कैसे, एग्जाम्पल जरूर समझेंगे। मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ, राइट। समझो जितना समझ सको, समझना है, रटना नहीं है भाई, जितना रटोगे उतना प्रॉब्लम है, लैंग्वेज है, राइट। मैंने लिखा राम लाइक्स मी एज मच एज शी या हर। फटाफट से जवाब आना चाहिए। पहला क्वेश्चन, सेंटेंस में काम क्या होता है, लाइक करता है, कौन लाइक करता है, राम। तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट। काम क्या कर रहा है, लाइक करने का, वो किसे लाइक करता है, मुझे, तो मैं क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा राम मुझे पसंद करता है जितना कि उसे, तो अभी भी पसंद करने का काम कौन ही कर रहा है, राम। यानी अब हम समानता ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ क्या हो गया, हर, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ शी भी तो आ सकता है, तब हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा और सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा देखेंगे। राम लाइक्स मी एज मच एज शी डज। राम मुझे उतना ही पसंद करता है जितना कि वो करती है। अब पसंद करने वाले दो हैं और मैं केवल सब्जेक्टिव हूँ। आई होप यू पीपल हैव गॉट दिस थिंग, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना है, सिमिलैरिटी अगर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से है तो सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आई होप ये बात समझ आई हो, राइट। इरेज करता हूँ मैं, ध्यान रखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। अच्छा, आपको याद होगा हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिस्कस कर लिया है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ट्रांजिटिव वर्ब का, याद है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिनके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। क्यों आते हैं भाई, क्योंकि उन्हें अपना मीनिंग कंप्लीट करना है। लेकिन जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जिन शब्दों का यूज करते हैं वो क्या थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। तो अभी मैं आपके सामने कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल देता हूँ और जिसको आप समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने कहा हाँ, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इससे पहले वाले सेशन को ज़रूर देख लें जहाँ हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिस्कस किए हैं, तो शायद आपको ये बात समझ आ जाएगी, राइट। मैंने लिखा कुछ ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे सबसे पहला एब्सेंट, दूसरा मैंने लिखा एक्विट, तीसरा मैंने लिखा अडैप्ट, इसके बाद अप्लाई, इसके बाद अवेल, इसके बाद एवेंज, एडजस्ट, राइट, कंटेंट, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, प्राइड, प्रीन, रिजाइन, है ना, कन्फाइन, सेक्रीफाइस। सिंपल सी बात है, ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है,
तो ये अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे सर एब्सेंट, एब्सेंट का एग्जाम्पल तो जनरली हम यही बोलते हैं, यू आर एब्सेंट। तो मेरे दोस्त ये बात ध्यान रखना, अगर आप ये बोलते हो यू आर एब्सेंट, तो यहाँ ये एब्सेंट वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। जब ये वर्ब का काम करता है इसका मतलब अनुपस्थित रखना कहीं से या खुद को कहीं से हटा देना, राइट। अगर आप एब्सेंट लिख रहे हो तो ऑब्वियसली प्रेजेंट तो आ ही जाएगा, प्रस्तुत करना, है ना, वर्ब की तरह, राइट। एक्विट माने अपेक्षा के अनुसार व्यवहार करना, एक एक्विट माने बरी करना, रिलीज करना, है ना, चार्जेस से। अडेप्ट माने ढालना, अप्लाई जानते हैं। अवेल, अवेलेबल शब्द सुना, एडजेक्टिव। अवेल माने लाभ उठाना किसी चीज़ का, टू टेक द बेनिफिट ऑफ। अवेंज, अवेंज माने बदला लेना। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता हो सर अवेंज या रिवेंज, तो रिवेंज बदला, दैट इज नाउन। अवेंज बदला लेना, दैट इज वर्ब। हम लोग बोलते हैं ना ही टुक रिवेंज, तो रिवेंज के साथ टुक आया, लेकिन आप अवेंज के साथ टेक या टुक नहीं लिख सकते क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ब है। एडजस्ट जानते हैं। इंट्रोड्यूस, प्राइड, है ना। प्रीन, प्रीन माने संवारना, सजाना, राइट। अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ यहीं पर लिख दूँ तो आप लोग शायद इस बात को समझ पाएँ। मैंने लिखा शी preened her daughter before going to the party। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रीनिंग, सवारा किसको, डॉटर को, तो ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया तो ये कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव। अब मैंने कहा शी preened before going to the party। अब किसे प्रीन किया भाई, प्रीन को तो ज़रूरत है ना संवारने के लिए, सजाने के लिए, तो जब कुछ नहीं है तो उसने खुद को डेकोरेट किया, खुद को संवारा, तो क्या होगा, शी प्रीन्ड हरसेल्फ बिफोर गोइंग टू द पार्टी। सीधा सा लॉजिकल पॉइंट। यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब क्या नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बिना उसके मीनिंग कंप्लीट नहीं है। तो मीनिंग जब कंप्लीट नहीं है तो उसको मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट नहीं आता तो जो वर्ड उसका रिप्लेसमेंट करते हैं उन्हें ही क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे देंगे। ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है, ट्रांजिटिव, तो क्या इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा? बिल्कुल सही जवाब, कभी नहीं लिखना है, राइट। समझ में आई होगी बात, वीडियो पॉज करके नोट ज़रूर कर लेना, राइट। और इसके और भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आपको पीडीएफ्स में ज़रूर प्रोवाइड करूंगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तब ज़बरदस्ती नहीं कर देना है, क्या नहीं भैया हमने तो ज़बरदस्ती लिख दिया, बिल्कुल नहीं, है ना। तो सीधी बात। और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जनरली अगर आप देखते हैं तो ऑब्जेक्ट आता नहीं, और ऑब्जेक्ट नहीं आता तो क्या लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैं एग्जाम्पल चाहूँ तो लिख दूँ यहाँ, लेट अस कीप ourselves away from petty politics, राइट। अब देखिए कीप एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ ourselves की जरूरत नहीं, क्या हुआ, लेट अस कीप अवे फ्रॉम petty politics, राइट। कीप है, मूव है, हाइड है, फीड है ना। मैं एग्जाम्पल दे दूँ चाहूँ तो, लिखना चाहो तो कीप, मूव, हाइड, रेस्ट, फीड, क्वालिफाई, है ना, गैदर, एक्सेट्रा। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता नहीं, और जब ऑब्जेक्ट नहीं आता तो किसकी ज़रूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए हों। बिल्कुल एक बार दोबारा रिविजिट कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी क्वेरीज को ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगा, राइट। तो आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। अगले सेशन में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का डिस्कशन करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट या कोई भी, राइट। तो उसको ज़रूर ध्यान से सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे सेंटेंस फ्रेमिंग करनी है। तो आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।